बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मैग्नीशियम आयंस का रोल स्टडी करने जा रहे हैं। मैग्नीशियम आयंस या मैग्नीशियम सभी ऑर्गेनिजम्स में एक एसेंशियल मेटल है, अर्थात बिना मैग्नीशियम के अब तक नोन ऑर्गेनिजम्स में बायोलॉजिकल सिस्टम्स काम नहीं कर सकते हैं। मैग्नीशियम की बायोलॉजिकल सिस्टम्स में केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलती। टोटल मैग्नीशियम का 50% मैग्नीशियम ह्यूमन बींग्स में बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है कैल्शियम के साथ, और बाकी रेस्ट ऑफ द मैग्नीशियम होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मतलब है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। मैग्नीशियम का ह्यूमन बींग्स में एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन ड्यूडेनम में होता है। जिसे हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। आमाशय के बाद, स्टोमक के बाद एक छोटा सा पार्ट होता है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंतें शुरू हो जाती हैं। ड्यूडेनम में जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। स्टोमक में भी एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय माध्यम होता है HCl के निकलने के कारण, और इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है। तो मैग्नीशियम का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम या ग्रहणी में एसिडिक मीडियम में होता है। जहाँ तक मैग्नीशियम के उपयोगिता की बात है तो डेफिनेटली वेल नोन पिगमेंट क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, या क्लोरोफिल बिना मैग्नीशियम के नहीं बन सकता है। क्लोरोफिल हम सब जानते हैं कि एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स में और एल्गी में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ सिंपल लाइट फॉर्म्स प्रोटोजोन्स, उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है। अगर मैं कहूँ कि क्लोरोफिल पिगमेंट बेसिस ऑफ लाइफ है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण जो सनलाइट एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी से चलती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट जीवन का आधार है, और इस अणु को बनाने में मैग्नीशियम बेहद इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का अगर रोल हम इस क्लोरोफिल पिगमेंट में देखें तो क्लोरोफिल करता क्या है एक्चुअली। क्लोरोफिल और इसके अलावा कुछ सपोर्टिव पिगमेंट्स सेल्स मिलकर ये वंडरफुल रिएक्शन कराते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़मीन से लिया जाता है। इसके बाद सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है।
इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, क्योंकि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हमारा रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है। ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल एनर्जी लेस होते हैं इन टर्म्स कि इनको फर्दर जलाया नहीं जा सकता है, ये ऑलरेडी अपनी अल्टीमेट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। क्योंकि इनको जलाया नहीं जा सकता है, इनसे एनर्जी नहीं ली जा सकती, ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल हैं। इन ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रकृति ने या ग्रीन प्लांट्स ने रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब प्रॉब्लम ये थी कि वाटर इटसेल्फ इज़ अ ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि जब हाइड्रोजन में आग लगाते हैं या हाइड्रोजन को जलाते हैं, एनर्जी लिबरेट आउट होती है और वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, वाटर एक ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है। इस वाटर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। इस वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है वाटर, और इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर रोल प्ले होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एनर्जी को यूज़ करते हैं इस वाटर को स्प्लिट करने के लिए। जब ये वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन इनके लिए यूजलेस प्रोडक्ट है एट दैट टाइम, और हाइड्रोजन एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है। इस हाइड्रोजन से अभी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, इसलिए ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी लेस मॉलिक्यूल है। या दूसरे शब्दों में, कार्बन डाइऑक्साइड को जलाकर ऑक्सीजन एनर्जी नहीं लिबरेट आउट की जा सकती, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जलाकर एनर्जी लिबरेट आउट की जा सकती है, एनर्जी निकाली जा सकती है। तो प्लांट्स ये प्रोसेस करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को फिर ये यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। न केवल अपनी ग्रोथ के लिए, बल्कि ये प्लांट्स एनिमल्स को अवेलेबल करवाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, और एनिमल्स इस रिड्यूस मॉलिक्यूल को लेके और एनर्जी निकालते हैं और उस एनर्जी से लाइफ सस्टेन करती है। कहने का मतलब, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वाटर को देता है और वाटर को स्प्लिट करता है। यूजुअली कोई भी मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट करता है नेचर में, एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। और स्टेबल मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कम से कम रखना चाहेंगे, और एनर्जी कम से कम रखना चाहेगा तो अगर ये एनर्जी को एक्सपोज होता है, फॉर एग्जांपल अगर सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। और अगर एनर्जी को कम करना चाहेगा तो एनर्जी कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें वाइब्रेशंस और रोटेशंस होने लगेंगे मॉलिक्यूल में। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये डाइईन मॉलिक्यूल है। डाइईन मॉलिक्यूल का मतलब है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स फर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि डाइईन्स में, फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन में, कोई भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये फर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं।
मैग्नीशियम यहाँ पर बीच में जुड़कर इस स्ट्रक्चर को और फर्म बना देता है, और मजबूत बना देता है, और कड़क बना देता है। अब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करता है, या यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं वो लार्जली सीज आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो सनलाइट की एनर्जी को ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर कर वेस्ट नहीं करता है, बल्कि इसको कंजर्व करता है और एक रिएक्शन सेंटर पर पहुंचाता है। उस रिएक्शन सेंटर से फिर फाइनली वाटर को ये एनर्जी दे दी जाती है। ये मैं एक रिएक्शन सेंटर बना रहा हूँ। ये सब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे। और ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। या एक तरीके से हम बात करें कि कोई सरफेस है, वहाँ पर गड्ढा है, तो अल्टीमेटली पानी बहकर उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही इस रिएक्शन सेंटर में होता है कि ये सभी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये गड्ढा है, इस गड्ढे में आके ये सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इस एनर्जी से अब वाटर को स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इतनी सफिशिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है कि वो वाटर को स्प्लिट कर सके। इसलिए इस तरीके की स्ट्रक्चर नेचर ने बनाई है लीव्स में, जिसे हमने कहा रिएक्शन सेंटर। इसमें सभी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देते हैं, और फिर उसके बाद ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और वाटर की स्प्लिटिंग से फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। न केवल इस वंडर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल को बनाने में मैग्नीशियम का रोल है, बल्कि बॉडी में जितने भी एटीपी एडीपी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस में मैग्नीशियम आयंस चाहिए, क्योंकि एटीपी से एडीपी का बनना या एडीपी से एटीपी का बनना, इसमें मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता है। बिना मैग्नीशियम आयंस के ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब एटीपी और एडीपी क्या है? जिस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी में करेंसी या पैसा चलता है, रुपया चलता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप रुपया देके वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक उसी तरीके से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होता है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ में तब्दील होती है, तो उसमें एनर्जी चाहिए होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एनर्जी करेंसी के रूप में एटीपी चलता है। एटीपी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और जब भी ये एडीपी में बदलता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक अलग से निकलता है, तब इस केस में एनर्जी लिबरेट आउट होती है। इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे शरीर में हर कोशिका में होता है। अतः ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी एटीपी का एडीपी में और एडीपी का एटीपी में बिना मैग्नीशियम आयंस के नहीं हो सकता है। मैग्नीशियम आयंस का रोल इनरिप्लेसेबल है, इसका कोई और, फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी प्रोसेसेस के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है, इसलिए मैग्नीशियम आयंस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कैल्शियम, जिसे हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।